Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the thermal expansion. Now, as name suggests that this is a kind of expansion that happens due to the heat. Now, before discussing the thermal expansion, let's have a recap. The effect of temperature on the motion of molecules. This is what we studied in the previous lectures. Okay, when you increase the temperature of a substance, just consider a solid object. Molecules of solids are vibrating at their normal temperature. When you increase the temperature, vibration of the molecules gets increased. Means कि जब आप temperature increase करते हैं तो what happens to the molecules of solid, not only solids, means के this happens to all three states, but right now we are discussing the effect on solids. तो होता क्या है, जो solids के जो molecules होते हैं उनकी जो काइनेटिक दे गेन काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी के गेन की वजह से उनकी जो वाइब्रेशन है वो पहले से इंक्रीज हो जाती है. नाउ जब उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. मींस कि आप देखें वो एक दूसरे से दूर मूव करने लगते हैं. तो जैसे ही वो एक दूसरे से दूर मूव करने लगते हैं तो व्हाट हैपेंस, इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो सेपरेशन इंक्रीज हो जाती है. मींस के आप कंपेयर करें, मींस के एट लोअर टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन है नाउ इट्स गेटिंग इंक्रीज्ड. तो इन मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के इंक्रीज होने की वजह से इस सब्सटेंस पे इफेक्ट ये होता है कि ओवरऑल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होता है दैट गेट्स इंक्रीज्ड. सो ये जो इंक्रीज आता है वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस में बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, this kind of increase is called thermal expansion. Because ये जो expansion आ रही है, ये जो increase आ रहा है, that is because of the heat. That's why this is called an thermal expansion. अब ये जो thermal expansion होती है ये solids में भी होती है, liquids में भी होती है, gases में भी होती है. That means के in जनरल टर्म वी कैन से दैट अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करें, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें, तो व्हाट हैपेंस, सब्सटेंस एक्सपेंड. जनरली जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप उनको हीट अप्लाई करेंगे, उनका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वो एक्सपेंड होंगे. सेम लाइक जब आप उनको कूल डाउन करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे. एक्सेप्ट सब्सटेंस विच इज अ वाटर. वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिटिल बिट डिफरेंट होती है, एंड वील डिस्कस इट लेटर ऑन कि क्या उसमें चेंज होता है. बट जनरली जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सबकी ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑन हीटिंग दे एक्सपेंड, ऑन कूलिंग दे कॉन्ट्रैक्ट. मीन्स के नॉर्मली उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे गेट सेपरेटेड, उनके दरमियान स्पेसेस वाइड हो जाती हैं. इस वजह से ओवरऑल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाता है. Now, there might be a question in your mind, and this is the thing which we discussed in previous lectures as well, कि is it possible या ऐसा होता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट अप करें उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाए, उसके मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो लार्जर हो जाए, या फिर अगर हम किसी सब्सटेंस को कूल डाउन करें तो उनके मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. So remember this thing, this is very important point. We already discussed in the previous lectures as well कि molecules का जो size होता है उसके ऊपर कोई भी effect नहीं होता. Molecules का जो size होता है it remains at as it is. ना तो वो molecule expand होते हैं, ना ही वो contract होते हैं. अगर substance expand या contract हो रहा है, दैट इज बिकॉज के उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस ज्यादा हो जाती हैं. सेम लाइक ऑन कूलिंग उनके दरमियान वो स्पेसेस कम हो जाती हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजर आने लगते हैं. दैट्स व्हाई ओवरऑल जो सब्सटेंस है दैट गेट्स कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन जो मॉलिक्यूल इटसेल्फ है उनके साइज में कोई भी चेंज नहीं आता. नाउ अब हम थोड़ा सा सेपरेटली हम देख लेते हैं व्हाट हैपेंस टू द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. अब देखिए सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर इन अ वाइब्रेशन. उनके दरमियान क्या होता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहते हैं मॉलिक्यूल्स. तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ऑन हीटिंग, उनके दरमियान जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है. उस वाइब्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से दे टेक मोर स्पेस, दे टेक मोर रूम, जिसकी वजह से ओवरऑल सब्सटेंस एक्सपेंड हो जाता है. नाउ अगर हम
लिक्विड्स में बात करें तो व्हाट हैपेंस, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन अ रैंडम मोशन, वो कंटिन्यूअसली एक रैंडम मोशन में होते हैं। जब उनको हीट अप करते हैं तो अगेन दे गेन अ काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से उनकी मोशन लार्जर हो जाती है। तो मोशन लार्जर होने का मतलब ये होता है कि अगेन दे टेक मोर रूम, जिसकी वजह से ओवरऑल लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सेम लाइक इट हैपेंस फॉर द गैसेस, बिकॉज गैसेस के मॉलिक्यूल दे आर ऑलरेडी इन मोशन। जब उनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब होता है कि दे गेन देयर इंटरनल काइनेटिक एनर्जीज। तो जब वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो उन काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से उनकी मूवमेंट फास्टर हो जाएगी, सो दे विल टेक मोर स्पेस या मोर रूम। दैट्स वाई दिस इज द रीजन कि सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, ऑन हीटिंग वो एक्सपेंड होता है, ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ ये तो होगी जनरल डिस्कशन अबाउट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में आप सब्सटेंस को हीट अप करेंगे, वो एक्सपेंड होने लग जाएगा। अब हम लिक्विड्स और गैसेस में देखते हैं कि ये बिहेवियर किस तरह होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लिक्विड्स, सो व्हाट हैपेंस, अभी हमने डिस्कस किया है कि लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ये तो उनका जनरल बिहेवियर होता है। लेकिन लिक्विड का जो एक्सपेंशन होती है वो थोड़ी सी अनइवन होती है। मतलब जनरली हम ये कहते हैं कि जब हम सब्सटेंस को हीट अप करें तो वो एक्सपेंड हो जाए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो कूल डाउन हो जाए। लेकिन जब हम किसी लिक्विड को हीट अप करते हैं तो हमें थोड़ी सी एक अनइवननेस एक्सपीरियंस हम करते हैं। अब वो अनइवननेस क्यों हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखें। दिस इज मीन्स के दिस इज अंडरस्टूड कि आपको किसी भी लिक्विड को हीट अप करने के लिए यू मस्ट रिक्वायर अ कंटेनर। आपको लिक्विड को कैरी करने के लिए आपको एक कंटेनर रिक्वायर्ड होता है, एंड कंटेनर इज मेड ऑफ द सॉलिड, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट्स से दिस इज द लिक्विड विच यू वांट टू हीट अप। अब जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, तो व्हाट हैपेंस, इस हीट का जो इफेक्ट है, इनिशियली दिस इफेक्ट विल बी ऑन द कंटेनर नॉट ऑन द लिक्विड। जब आप इसको हीट अप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इस हीट का जो इफेक्ट है वो इस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर होगा, ना कि लिक्विड्स के ऊपर। तो जब कंटेनर की वॉल्स के ऊपर हीट का इफेक्ट होगा तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि सॉलिड्स जो होते हैं दे एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो होगा क्या, ये जो कंटेनर है इसका साइज अपने ओरिजिनल साइज से लिटिल बिट एक्सपेंड हो जाएगा। तो जैसे ये साइज एक्सपेंड होगा तो व्हाट हैपेंस टू द लिक्विड, लिक्विड का जो लेवल है वो लिटिल बिट फॉल कर जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का वो कंटेनर के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सिर्फ ये होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ कंटेनर, लिक्विड का जो वॉल्यूम है या लिक्विड का जो लेवल है दैट ड्रॉप्स, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। जब वो ड्रॉप होगा तो अपेरेंटली इट लुक्स लाइक दैट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज नॉट एक्सपेंडिंग बट इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। मतलब हमें लगेगा इससे कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो ऑन हीटिंग होना तो एक्सपेंड चाहिए, बट वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ उसका लेवल ड्रॉप कर जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन इन द लिक्विड, और सॉरी एक्सपेंशन इन द कंटेनर। अब जब ये हीट कंटेनर के बाद डेफिनेटली जब ये लिक्विड तक पहुंचेगी तो अगेन लिक्विड की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि इट एक्सपेंड्स। तो देन व्हाट हैपेंस, जो लिक्विड है वो दोबारा उसमें एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई जनरली वी से दैट लिक्विड की जो एक्सपेंशन होती है वो लिटिल बिट अनइवन होती है। मतलब इनिशियली इट लुक्स लाइक दैट इट इज बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड, मींस के एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, उसका सिर्फ लेवल राइज होता है, लेकिन इट लुक्स लाइक दैट इट इज बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड। लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे हीट उस लिक्विड तक पहुंचती है इट अगेन स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। दैट्स व्हाई हम ये कहते हैं कि लिक्विड्स की जो एक्सपेंशन होती है दैट इज लिटिल बिट अनइवन एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। अब तो ये तो हो गई फॉर द सॉलिड्स एंड लिक्विड। अब हम देखते हैं कि गैस में क्या होता है। लेकिन जिस तरह लिक्विड को कैरी करने के लिए हमें कंटेनर रिक्वायर्ड होता है, सेम वे गैस को कैरी करने के लिए वी ऑल्सो रिक्वायर्ड अ कंटेनर। तो होना तो ये चाहिए कि गैसेस में भी अनइवन एक्सपेंशन होनी चाहिए जस्ट लाइक इन लिक्विड्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गैसेस जो होती हैं दे एक्सपेंड इक्वली जस्ट लाइक इन सॉलिड्स। गैसेस जो होती हैं दे एक्सपेंड्स इक्वली। अब आते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ऐसा क्यों हो रहा है कि लिक्विड में कंटेनर की वजह से उसमें जो अनइवन एक्सपेंशन हो रही है बट गैसेस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा।
तो देखिए, रिमेंबर दिस थिंग, गैस का जो वॉल्यूम होता है दैट इज नॉट फिक्स्ड। आप गैस को जिस भी कंटेनर में फिल करेंगे वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। इट मींस कि अगर आप बिफोर हीटिंग इफ यू आर फिलिंग द गैस इन दिस बलून, दिस फ्लास्क, तो व्हाट हैपेंस, ये जो गैस है इस पूरे फ्लास्क का जो वॉल्यूम उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। नाउ व्हाट हैपेंस, जब आप इसको हीट अप करेंगे तो ऑन हीटिंग, जब ये फ्लास्क हीट अप होगा, ये जो कंटेनर हीट अप होगा, मींस के बिफोर रीचिंग दैट हीट टू द गैस, जब ये फ्लास्क एक्सपेंड होगा तो इसके एक्सपेंड होने के साथ ही गैस ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगी, चाहे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है चाहे नहीं हो रहा। बट गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस भी कंटेनर में आप फिल करेंगे उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो अगर कंटेनर का साइज लार्जर हो रहा है तो गैस ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंड हो जाएगी। सो व्हाट हैपेंस, तो इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग इनिशियली, वो पहले से एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब वो हीट इस गैस पे पहुंचेगी अगेन इट विल एक्सपेंड। तो इट मींस के गैसेस में जो एक्सपेंशन होती है वो इवन होती है। आप गैस को जैसे ही हीट अप करेंगे तो वो एक्सपेंड ही होती रहेगी, ठीक है ना। Now, if we compare the expansion of solids and liquid and gases, we can say that the expansion of gases होती है that is much greater than as compared to the solids and liquids. Reason क्या होता है, gases के molecule already freely moving होते हैं, they don't have enough means के force of intermolecular forces. That's why अगर आप उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो दे विल एक्सपेंड एट अ लार्जर वॉल्यूम, एट अ लार्जर लेवल। That's why we can say that expansion जो gases की होती है it's more as compared to the liquids and gases. Now this is all about the expansion of solids, liquids and gases. अब अगर हम इनको थोड़ा कंपेयर कर लें कि what is the relative order of expansion, मतलब ये है कि अगर हम सेम टेम्परेचर अप्लाई करें to a solid और लिक्विड और गैसेस को, तो हाउ मच, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम, कितने ज्यादा एक्सपेंड होगी लिक्विड सॉलिड से, और फिर इसी तरह गैसेस कितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी। तो जनरली वी से दैट दिस इज नॉट अ फिक्स्ड रेशियो, बट दिस इज ऑन एवरेज वी कैन से दैट जो लिक्विड्स होते हैं, मींस के इफ यू आर टेकिंग the same liquid, if you are applying the same type of same temperature for the liquid, so that will expand 20 times greater as compared to the solid. Same like वही टेम्परेचर जब आप गैसेस को अप्लाई करेंगे so that will increase or that will expand 30 times of a liquid. Again it's not a fixed amount, we can say that near about जो होगा उसमें expansion इतने rate के साथ vary करती है। अब ये expansion क्यों vary करी है? Because of the intermolecular forces. अब देखें सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, दैट्स व्हाई उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट कम होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड्स, बिकॉज उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं दे आर वीक एज कम्पेयर टू द लिक्विड्स, सॉरी सॉलिड्स। इसी तरह गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं, दैट्स व्हाई उनमें एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होती है। मींस कि आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो दे विल एक्सपेंड एट अ लार्जर वॉल्यूम या एट अ लार्जर लेवल। Now this is the comparison of the expansion of the solids, liquids and gases. अब हम आते हैं कि what are the applications of the thermal expansion, मतलब in real life where we can see uh, 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 thermal expansion, मतलब ये कि thermal expansion कहाँ कहाँ अगर हो सकती है in real life. Now the very common example for the thermal expansion is the liquid in glass thermometer. अब ये जो liquid in glass thermometer होता है, there are two types of liquids which are used, it can be mercury और alcohol. अब इन दोनों लिक्विड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो वॉल्यूम होता है इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जनरली अभी हमने कहा जितने भी लिक्विड्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑन हीटिंग एक्सपेंड होते हैं, ऑन कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बट ये जो मरकरी और अल्कोहल है इनकी प्रॉपर्टी है कि इनमें एक रैपिड चेंज आता है वॉल्यूम, मतलब बहुत जल्दी ये राइज कर जाते हैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर फॉल आने पे बहुत जल्दी है इनका टेम्परेचर, इनका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई दीज टू टाइप्स लिक्विड इन द आर यूज्ड इन द लिक्विड इन glass thermometer. So this is an example of the expansion, thermal expansion in the liquids, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मींस के अगर आप इस थर्मोमीटर को हॉट वाटर में पॉर करेंगे तो व्हाट हैपन, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑन इंक्रीजिंग इसका जो लिक्विड है, इट कैन बी मरकरी और अल्कोहल, इट विल राइज। अब ये राइज होना ये इंडिकेट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इट इज एक्सपेंडिंग ऑन हीटिंग। इसके अलावा
you might have seen the metallic bridges, मतलब ऐसे bridge जो which are made of the metal, तो उनके दरमियान एक joints होते हैं. Now these joints are created because के on hot weathers अगर ये metal bridge definitely it's made of the metal, तो metal की property ये होती है it expands on heating. तो जब ये expand हो there must be spaces, there must be some spaces to allow that expansion. So that's why there are always gaps are created between the different portions of the bridges. या जितने भी metallic structure होते हैं उनमें little bit gap रखा जाता है so that that gap allows the expansion in the hot weathers. Now this is one more example कि जितने भी railway tracks होते हैं again this gap is kept deliberately. ये जो gap होता है ये जानबूझ के रखा जाता है. ये इसलिए रखा जाता है कि on hot weather what happens, these metals expand. तो जब ये expand होंगे तो there must be some spaces in between them to allow that expansion या to accommodate that expansion. अगर ये expansion नहीं होगी तो railway tracks will be bend, वो bend हो जाएंगे. उनमें जो उनकी जो आप ये कह लें कि मींस के पैरेलल ट्रैक्स हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, so that can cause a problem. ठीक है, that's why the gaps are always kept in between railway tracks. इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं दे आर मींस के जब वो इंस्टॉल की जाती हैं दे आर नॉट बीइंग टाइटन, उनको कभी भी टाइट नहीं किया जाता. दे आर ऑलवेज लूजली इंस्टॉल्ड. उसका रीजन ये होता है उनके दरमियान एक सैग इसलिए क्रिएट किया जाता है कि अगेन ऑन कोल्ड वेदर्स, तो कोल्ड वेदर में क्या होगा, ये मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए. मींस के अगर आप इसको ऑलरेडी आप टाइट कर देते हैं, मींस के देयर इज नो सैग इन दीज केबल्स, तो व्हाट हैपेंस इन द कोल्ड वेदर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डेफिनेटली देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. ठीक है ना, जब मेटल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अगर उसके पास इतनी स्पेस नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक डाउन. सो दिस इज these are kept, these sags are kept deliberately. Again there is another example जो metallic bridges होती हैं, we have already discussed कि उनके दरमियान again to allow the expansion there are always gaps in between these metallic bridges. Sometimes ये होता है कि there are rollers inside installed in one end, तो उससे क्या होता है कि अगर ये metal जब expand होगा in hot weather तो इस roller की वजह से ये जो bridge है easily roll out करके इस gap में fill हो जाएगा. उससे जो होगा कि जो bridge है उसकी जो location है या उसकी जो means के balancing है वो out नहीं होगा. It will remain as, उसकी जो stability है that will remain as it is. So these are the some examples जहाँ पर we can see the thermal expansion. Now there are few examples from the past paper as well जहाँ पे which are related to thermal expansion. पहले हम उनको देख लेते हैं. Now there is a question, this is we have already discussed कि as at regular intervals along a railway line there is a gap between the railway sections. What is the reason for the gaps between the railway sections? Again ये reason हम अभी discuss कर चुके हैं. Why these gaps are created? ये gap इसलिए रखे जाते हैं to allow for the expansion of the railway sections during the hot weather. Because जब hot weather में ये metal expand होगा तो there must be some space in between them to allow that expansion. So that's why इसका जो correct option होगा that is option A. Now there is another question related to the thermal expansion, that is the filling for a hole in a tooth should be made from the material. अब देखें जो हमारे teeth होते हैं उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी ये होती है कि दे एक्सपेंड ऑन हीटिंग. मींस कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ हॉट कॉफी और हॉट टी या कुछ भी हम गर्म चीज खा रहे हैं तो दे एक्सपेंड. तो उनमें जो फिलिंग होती है वो किस मटेरियल की होनी चाहिए. सो अब देखें जो टीथ की साइज होती है जनरली इट लुक्स लाइक दैट, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बट देयर इज अ स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग. ठीक है ना, तो जो मटेरियल जिससे आप टीथ की फिलिंग कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उसकी जो एक्सपेंशन है दैट मस्ट बी सेम एज द टीथ. अगर वो एक्सपेंशन सेम नहीं होगी तो व्हाट हैपेंस इफ यू आर टेकिंग अ हॉट कॉफी तो टीथ की एक्सपेंशन कुछ और होगी, जो फिलिंग है उसकी एक्सपेंशन कुछ और होगी, तो अगेन इट कैन cause a problem. So वो filling ऐसी होनी चाहिए जिसकी expansion must be same as the expansion of the teeth. मतलब वो उतने ही expand होने चाहिए जितने के teeth expand हो रहे हैं. That's why option B is the correct one. Now there is one more question. An axle is too large to fit into the hole in a wheel that is made.
ये जो एक्सेल है इसका जो साइज है इस व्हील के होल के साइज से लार्जर है, मींस के इट्स नॉट फिटिंग इन द होल। क्यों नहीं फिट हो रहा? बिकॉज इस एक्सेल का जो साइज है इस व्हील के होल से लार्जर है। अब आपने ये बताना है हाउ कैन द एक्सेल बी फिट इनटू द व्हील। अगर आप इसको एक्सेल को इस व्हील के अंदर फिट करना चाहते हैं तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब देखिए एक तो सोल्यूशन ये होता है, अब देखिए बिफोर डिस्कसिंग द सोल्यूशन, अब देखें अभी हमने इफेक्ट डिस्कस किए थे, ऑन हीटिंग सब्सटेंस एक्सपेंड होते हैं, ऑन कूलिंग दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब पहले हम बिफोर गोइंग टू द ऑप्शंस हम थोड़ा सा अपनी तरफ से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखिए एक तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस व्हील को हीट अप करें तो व्हील को हीट अप करने से क्या होगा कि इसका होल लार्जर हो जाएगा, बिकॉज जब ओवरऑल व्हील का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली होल भी एक्सपेंड होगा। सो दैट कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन जिसमें ये जो है एक्सेल फिट आ जाए। एक तो ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर हम इस एक्सेल को कूल डाउन करें, तो देखिए जब आप एक्सेल को कूल डाउन करेंगे तो इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, तो अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम इसको इजीली इस होल के अंदर फिट कर पाए। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल हम दोनों को कूल डाउन करें या दोनों को हीट अप करें, इट विल नॉट सर्व द पर्पस, बिकॉज दोनों को कूल डाउन करने से दोनों का साइज रिड्यूस हो जाएगा, अगेन ये हमारा पर्पस जो है वो सर्व नहीं होगा, या फिर दोनों को हीट अप करने से भी नहीं होगा। सो अब जो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, अब हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं, उन दोनों में से कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन में से अवेलेबल है, मतलब ये कि या तो हम व्हील को हीट अप करें या एक्सेल को कूल डाउन करें। अब देखिए ऑप्शन ए इज सेइंग दैट बाय कूलिंग द एक्सेल अलोन, सो दिस कैन बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम ये जो ऑप्शन था हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। अब आप देखें किसी भी ऑप्शन में दिस इज नॉट अवेलेबल कि आप सिर्फ व्हील को हीट अप करें, यहाँ पर मेंशन है बाय हीटिंग द बोथ व्हील एंड एक्सेल, तो दोनों को कूल डाउन करने या दोनों को हीट अप करने से हमारा पर्पस सर्व नहीं होगा। दैट्स व्हाई हमारा पर्पस कब सर्व होगा? अगर हम इस एक्सेल को कूल डाउन करें। सो दैट्स मींस के ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ दीज आर द फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन की जो मींस के जो प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन, इसको यूज करके देयर इज यू कैन से देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज means के made by using the property of thermal expansion, that is called a bimetallic strip। ये bimetallic strip होता क्या है? देखिए अभी हमने कहा है कि this is the property of the metals, they expand on heating और कॉन्ट्रैक्ट एंड कूलिंग, लेकिन जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनकी जो एक्सपेंशन होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम दो डिफरेंट मेटल को ले लें उनको इक्वली हीट अप करें, मींस कि उनका टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे हीट अप करें और दोनों में एक सेम एक्सपेंशन हो। हर मेटल जो होता है उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो डिफरेंट है, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंड होते हैं, कुछ कम होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि जिस पे डिफरेंट मेटल्स आर एक्सपेंडिंग एट अ डिफरेंट रेट, इस प्रॉपर्टी को यूज करके एक डिवाइस बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड अ बाईमेटालिक स्ट्रिप। ये बाईमेटालिक स्ट्रिप होता है क्या है? बाई का मतलब होता है टू मेटल्स, मींस के मेटल स्ट्रिप्स, मींस के देयर आर टू मेटल स्ट्रिप्स व्हिच आर bonded together या which are joined together। किस तरह होता है bimetallic strip का structure? So this is the structure of bimetallic strip। Two different metals are joined together। Two different strips means के दो जो strips होती हैं they are made of the different metals, ठीक है ना, they are joined together। एक की thermal expansion ज्यादा होगी, एक कम कम होगी, तो at normal temperature this is the structure, it's an straight by strip। अब ये होता है नाउ इन दिस केस जो ब्रॉस है इसकी थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है और स्टील की जो थर्मल एक्सपेंशन कम है। ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन या हाई थर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अगर हम सेम टेम्परेचर अप्लाई करें तो ब्रॉस में जो एक्सपेंशन होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द एक्सपेंशन इन द स्टील, ठीक है ना। ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर। अब देखते हैं कि अगर हम इस बाईमेटालिक स्ट्रिप को हीट अप करें, अब देखें जब हम दोनों मेटल स्ट्रिप्स दे आर जॉइंट टुगेदर, जब हम उसको हीट अप करेंगे तो डेफिनेटली हीट का इफेक्ट तो दोनों मेटल के ऊपर होगा, लेकिन उनमें डिफरेंट एक्सपेंशन की वजह से होगा क्या? ऑन हीटिंग ये जो मेटल स्ट्रिप है बाईमेटालिक स्ट्रिप, it will bend towards the metal of the
which is having the lower thermal expansion. मतलब ये होगा क्या, ये जो ब्रॉस है in this case which is having the larger thermal expansion, तो it will exert a more force on this steel because this is having the lower thermal expansion. तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ये जो मेटल स्ट्रिप है, जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, it will bend towards the metal of the lower thermal expansion. ये बात आपने याद रखनी है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो दिस मस्ट बी इन योर माइंड कि ऑन हीटिंग ये जो मेटल स्ट्रिप है इट बेंड्स टूवर्ड्स द मेटल ऑफ द लोअर थर्मल एक्सपेंशन. सेम लाइक अगर आप इसको कूल डाउन कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट जस्ट ऑपोजिट होगा. तो ऑन कूलिंग इट विल बेंड टूवर्ड्स द हाई थर्मल एक्सपेंशन. मींस के ऑन हीटिंग अगर ये लो थर्मल एक्सपेंशन की तरफ बेंड हो रही है तो ऑन कूलिंग इट विल बेंड टूवर्ड्स द हाई थर्मल एक्सपेंशन. अब इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, मीन्स कि हम बहुत ज़्यादा सिस्टम्स में इसको हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ देयर इज अ वन कॉमन सिस्टम विच इज़ अ सिंपल फायर अलार्म. ये जो फायर अलार्म होता है दिस यूजेज अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप. अब देखें इन नॉर्मल स्टेट क्या होता है कि दिस इज अ बैटरी विच इज प्रोवाइडिंग द पावर एंड दिस इज द अलार्म बेल. अब नॉर्मल स्टेट में क्या होता है, दिस सर्किट इज ब्रोकन. मतलब ये कि दिस ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये ब्रोकन होता है. इसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा होता सर्किट में, बिकॉज करंट की प्रॉपर्टी होती है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट. ठीक है ना, ये हो गया नॉर्मल स्टेट में. नाउ व्हाट हैपेंस एट दिस एंड एट वन टर्मिनल देयर इज अ बायोमेटेलिक स्ट्रिप अटैच्ड. बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है और इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप इस तरह होती है कि इसका जो मेटल विच इज हैविंग द लोअर थर्मल एक्सपेंशन दैट इज ऑन द अपर साइड. मींस के उस साइड पे जहां पर इसका कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट वाली साइड पे इसकी जो होता है दैट इज मेटल ऑफ द लोअर थर्मल एक्सपेंशन. अब होता ये है अगर सराउंडिंग में इफ देयर इज अ फायर तो डेफिनेटली फायर की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप विल स्टार्ट हीटिंग. ठीक है ना, जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर का सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप भी हीट अप होने लगेगी. तो जब ये हीट अप होने लगेगी सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप कि ऑन हीटिंग इट बेंड्स टुवर्ड्स द मेटल ऑफ द लोअर थर्मल एक्सपेंशन. तो इसका मतलब ये है कि ऑन हीटिंग इट विल बेंड अपवर्ड. जब ये अपवर्ड बेंड करेगी तो डेफिनेटली इट विल मेक अ कांटेक्ट विद दिस टर्मिनल. जब इस टर्मिनल से कांटेक्ट बन जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड इस बैटरी से करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. तो जैसे ही इस बेल को ये करंट प्रोवाइड होगा तो बेल विल स्टार्ट रिंगिंग. तो इससे पता चल जाएगा देयर इज अ फायर इन द सराउंडिंग. दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बायोमेटेलिक स्ट्रिप. Now, इसके अलावा there is one more device which is also using this bimetallic strip that is called a thermostat. अब ये thermostat जो होता है this is used in all the automated electrical appliances which are using the thermal energy. मतलब थर्मल एनर्जी को यूज करने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं विच आर बीइंग ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली का मतलब ये होता है जस्ट लाइक यू कैन हैव डीसी इन्वर्टर्स. आप देखें जो आपके पास जो एयर कंडीशनर आते हैं राइट नाउ वी आर हैविंग द डीसी इन्वर्टर्स. उनका पर्पस ये होता है आप एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट कर देते हैं, जब वो टेम्परेचर ऑप्टेन हो जाता है तो वो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है. वी हैव so many other devices as well. तो जहां पर भी हमें automation required होगी using the thermal energy, so that automation can be obtained using a thermostat. अब ये थर्मोस्टेट फंक्शन किस तरह करता है, जस्ट कंसीडर इट कि वी आर यूजिंग इट इन अ ऑटोमेटिक रूम हीटर. ठीक है ना, हम इस थर्मोस्टेट को यूज करें ऑटोमेटिक रूम हीटर में. तो अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि देखिए जब अगर टेम्परेचर मीन्स के फॉर एग्जांपल आपके रूम का जो टेम्परेचर है लेट से आपने उसको सेट किया हुआ है कि दैट मस्ट बी 25 डिग्री सेल्सियस. अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर तो डेफिनेटली जो दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द बायोमेटेलिक स्ट्रिप, दिस इज नॉट मेकिंग अ कांटेक्ट. ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है इट बैंड होती है, ये इसके साथ कांटेक्ट नहीं बना रही होती तो इट मींस कि योर हीटर इज ऑफ. नाउ व्हाट हैपेंस अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो जब ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा मींस के हीटर हम तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा. देखिए हीटर हम तब यूज करते हैं जब सराउंडिंग में कोल्ड ज्यादा हो जाए. तो व्हाट हैपेंस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर दिस बायोमेटेलिक स्ट्रिप, अब देखें ना जिस तरह ऑन increasing the temperature it bends towards the metal of the lower thermal expansion, same like on
कूलिंग इट बेंड्स टुवर्ड्स द मेटल ऑफ द हायर थर्मल एक्सपेंशन, या फिर आप ये कहें कि अगर ये इनिशियली बैंड है तो ऑन कूलिंग जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इट विल कम बैक टू द इट्स ओरिजिनल स्टेट, या जो इसकी स्टेट पोजीशन है उसमें वापस आएगी। तो व्हाट हैपन्स, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो दिस बायमेटेलिक स्ट्रिप विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट, या जो जिसकी स्टेट पोजीशन है उसमें आ जाएगी। तो जैसे ये स्टेट पोजीशन में आएगी तो इट विल मेक अ कांटेक्ट विद दिस सर्किट। तो जैसे ये सर्किट से कांटेक्ट बनाएगी देन दिस हीटर विल टर्न ऑन, और ये हीटर टर्न ऑन होगा तो दैट मीन्स के अब ये हीटर क्या करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अगेन दिस बायमेटेलिक स्ट्रिप विल बेंड टुवर्ड्स द मेटल ऑफ द लोअर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। ऑन हीटिंग क्या होता है कि बायमेटेलिक स्ट्रिप ये बेंड होती है टुवर्ड्स द मेटल ऑफ द लोअर थर्मल एक्सपेंशन। तो जब ये दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा तो ये मेटल स्ट्रिप दोबारा बेंड होने लगेगी। तो जैसे ये बेंड होगी तो इसका कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्टैक्ट खत्म होने का मतलब है दोबारा हीटर ऑफ हो जाएगा। सो इन दिस वे दिस कैन बी यूज्ड इन द ऑटोमेटेड रूम हीटर। इसके अलावा हम इसको और बहुत सारी जगह पे यूज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जहां पे भी हमें ऑटोमेशन रिक्वायर्ड होगी यूजिंग द थर्मल एनर्जी वी कैन यूज दिस थर्मोस्टेट, ठीक है ना। तो हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग हीटिंग में, सेंट्रल हीटिंग, एयर कंडीशनर्स, वाटर हीटर्स, किचन इक्विपमेंट्स, ओवन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, मेडिकल एंड साइंटिफिक इंक्यूबेटर्स, मीन्स कि जहाँ जहाँ भी हमें थर्मल एनर्जी की ऑटोमेशन रिक्वायर्ड होगी तो वी कैन यूज दिस thermostats. Now, there are few more examples from the past papers related to the thermal expansion. Now, this is a question. A bimetallic strip made from the brass and iron is used as a thermostat. ठीक है ना। अभी हमने जो thermostat डिस्कस किया है, this is talking about that. उसमें जो bimetallic strip यूज हो रही है, it is made of the brass and iron. मीन्स के जो दो मेटल यूज हो रहे हैं, एक brass है, एक iron है। Now it's mentioned that when strip is heated, the brass expands more than iron. मीन्स इसका मतलब ये है कि ब्रॉस की जो थर्मल एक्सपेंशन है दैट इज ग्रेटर देन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द आयरन, ठीक है ना। ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चल गया। अब हमने ये बताना है कि ऑन हीटिंग ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप है थर्मोस्टेट में यूज हो रही है, इसमें क्या चेंज अकर होगा। तो अब देखें ऑन हीटिंग अभी हमने डिस्कस किया है कि जो बायमेटेलिक स्ट्रिप होती है दैट bends towards the metal of the lower thermal expansion। तो इस केस में lower thermal expansion कौन सा है, आयरन, because it's mentioned कि brass expands more than iron। तो that means कि आयरन की जो thermal expansion है that is lower as compared to the brass। तो on heating it will bend towards the iron। तो देखें आयरन नीचे वाला जो ग्रे कलर है this is showing the iron, तो इसकी तरफ जो bend हो रहा है that is being shown in the option B। So this is the correct option। अगर ये कूल डाउन करते तो फिर ये ऑप्शन ए करेक्ट होता, ठीक है ना। Now one more question related to the thermal expansion. A strip is made from the two metals joined together. The diagram show the strip at a room temperature and after it has been cooled। Means के ये जो शो हो रही है स्ट्रेट है दैट इज द रूम टेम्परेचर। अब प्रीवियस केस में मेटल स्ट्रिप वाज हीटेड, यहाँ पर क्या हो रहा है इट्स द बिलो द रूम टेम्परेचर, मींस के दिस मेटल स्ट्रिप इज बीइंग कूल डाउन। तो कूल होने पे अब प्रीवियस केस में आपको मेटल मींस के थर्मल एक्सपेंशन मेंशन थी कि कौन से मेटल की ज्यादा है कौन सी कम है। अब यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ जो बेंडिंग है वो शो हो रही है। आपको इस बेंडिंग को देख के बताना है कि क्या चेंज अकर होगी, मींस के ये जो चेंज अकर हो रही है उसका रीजन आपने बताना है। सिंपली यू हैव टू मींस का फाइंड आउट कि इन दोनों में से कौन से मेटल की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगी। अब पहले तो हम देखते हैं कि ये बेंड किस तरफ हो रहा है। अब देखें इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द ब्रॉस, और दूसरी बात ये कि इसको हम कूल डाउन कर रहे हैं। तो देखें ऑन कूलिंग ये जो मेटल स्ट्रिप है किस तरफ बेंड होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द हाई थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर ऑन कूलिंग इफ इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द ब्रॉस, इसका मतलब ये है कि ब्रॉस की जो थर्मल एक्सपेंशन है दैट इज ग्रेटर देन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ इनवर्ट। लेकिन आप ऑप्शंस में देखें थर्मल एक्सपेंशन का आपको ऑप्शन नहीं गिवन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का आपको गिवन है कि कौन सा मेटल है इट विच एक्सपेंड्स मोर देन या जो विच कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन अदर, ठीक है ना। तो अब रिमेंबर वन थिंग कि जो सब्सटेंस जितना ज्यादा एक्सपेंड होगा वो उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। मींस के
जिस सब्सटेंस की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगी उसी सब्सटेंस की थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगी. तो इन दिस केस इफ ब्रॉस इज हैविंग द मोर थर्मल एक्सपेंशन, सो ब्रॉस विल आल्सो हैव द मोर थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू इनवर्ट. मतलब है कि अगर हम हीट अप करेंगे तो इनवर्ट से ब्रॉस ज्यादा एक्सपेंड होगा. सेम लाइक जब हम कूल डाउन करेंगे तो अगेन ब्रॉस जो है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा एज कंपेयर टू द इनवर्ट. अब हमने रीजन फाइंड आउट कर लिए. अब सिर्फ हम कंपेयर करते हैं हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होना चाहिए. अब देखिए ऑप्शन ए है ब्रॉस कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन इनवर्ट. दिस इज एग्जैक्टली अप्लाइंग ऑन दिस सिचुएशन कि अगर ब्रॉस की एक्सपेंशन ज्यादा है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होगी. हम बाकी ऑप्शंस को भी कंपेयर कर लेते हैं. देखिए ऑप्शन बी इज दैट ब्रॉस एक्सपेंड्स व्हेन इट कूल्स डाउन. ये नहीं हो सकता बिकॉज कूलिंग पे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. सी इज दैट इनवर एंड ब्रॉस कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इक्वल अमाउंट. ये नहीं होगा बिकॉज अगर ये इक्वल अमाउंट के साथ हो रहे, पहली बात तो ये कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप में दोनों मेटल सेम एक्सपेंशन वाले मेटल यूज नहीं होते. अदर थिंग इज दैट ये बेंडिंग ये इंडिकेट कर रही है कि दे आर नॉट हैविंग द सेम थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है ना. ऑप्शन डी इज दैट इनवर कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन ब्रॉस. अब हमारे पास है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. इनको हम कंपेयर करते हैं. अब ए में है इनवर ब्रॉस हैज मोर कॉन्ट्रैक्शन, डी में है इनवर हैज मोर कॉन्ट्रैक्शन. तो अभी हमने ये कंक्लूड किया है कि अगर ब्रॉस की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है तो कॉन्ट्रैक्शन भी ब्रॉस की ज्यादा होगी. सो दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट. So this is all about thermal expansion. If you still have any question, you can contact me anytime. Inshallah, see you with more videos very soon. Allah Hafiz. Have a nice day.